आज की कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की कहानी है जिसके खूबसूरत से चेहरे के पीछे छिपे हुए हैवानियत के बारे में अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि कोई लड़की अपने प्यार को पाने के लिए इतना घिनौना अपराध कैसे कर सकती है। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। दोस्तों, गोरखपुर शहर के बारे में कौन नहीं जानता है। ये शहर यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि श्री आदित्यनाथ योगी का घर कहलाता है, जिन्हें कि आज के समय में बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं और ये पूरे यूपी में क्राइम का सफाया करने में लगे हुए हैं। तो चलिए सुनाती हूँ आप सभी को क्राइम की एक और घिनौनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल यानी कि क्राइम अड्डा पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन अभी के अभी प्रेस कर दीजिए। और उसके बाद इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप मुझे बताइएगा कि अगर आप जज होते तो इस क्राइम की क्या सजा सुनाते। तो गोरखपुर शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक कमलेशपुरम नाम की कॉलोनी है, जहां काफी संख्या में लोग रहते हैं और ये कहानी भी उसी कॉलोनी से जुड़ी हुई है। जून 2011 की बात है। उस समय भीषण गर्मी का मौसम चल रहा था। ज्यादा धूप होने की वजह से लोग दिन में कम ही बाहर निकलते थे और लोग ज्यादातर सूरज ढलने के बाद ही घर से बाहर निकलना पसंद भी करते थे। 10 जून 2011 शुक्रवार का दिन था और शाम के वक्त उसी कॉलोनी में एक 24 साल की लड़की जिसका नाम शिखा दुबे था, वो घर से बाहर बाजार कपड़े खरीदने के लिए निकलती है। वो लड़की घर से निकलती तो है लेकिन वापस लौटकर अपने घर कभी नहीं आ पाती। उसे घर वाले घंटों तक उसका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बाद जब शिखा दुबे घर वापस नहीं लौटती है तो उसके परिवार वाले उसे तलाशना शुरू करते हैं। घर वाले अपनी जान पहचान और रिश्तेदारों के यहाँ फोन करके उसके बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। तभी घर वालों को ध्यान आता है दीपू यादव के बारे में। 26 साल का दीपू यादव उनके पड़ोस में ही रहने वाला लड़का था। दीपू वही लड़का था जिससे शिखा शादी करने के लिए घर वालों से बार बार बोल रही थी। जिसके बाद शिखा के घर वाले पड़ोस में रहने वाले दीपू यादव के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि दीपू भी घर से गायब है। फिर क्या था, शिखा के घर वालों का सीधा शक दीपू पर ही जाता है कि हो ना हो दोनों एक साथ भाग गए हैं और इसी आधार पर घर वाले दीपू के ऊपर शिखा को गायब करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कंप्लेन भी कर देते हैं। शिखा के लापता होने के बाद अगले दिन यानी कि 11 जून 2011 को शहर के सिंघाड़िया इलाके में जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है। लाश की कदकाठी और कपड़ों से पुलिस को शक होता है कि कहीं ये लाश शिखा दुबे की तो नहीं। इसलिए गोरखपुर पुलिस शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे को सूचना के द्वारा घटना स्थल पर उसकी पहचान करने के लिए बुलाती है। अब राम प्रकाश दुबे के अलावा उनके परिवार वाले और अन्य रिश्तेदार भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां लड़की की लाश मिली थी, लेकिन जब उनके घर वाले उस लाश को देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे ही थी। शरीर पर वही कपड़े थे जिसे पहनकर शिखा 10 जून की शाम को निकली थी। गले में वही धागा था जिसे दूसरों की नजर से बचाने के लिए वो अपने गले में पहना करती थी और लाश के पास वही चप्पल भी पड़ी हुई थी जिसे वो हमेशा पहनकर बाहर जाती थी। कदकाठी भी बिल्कुल वैसी ही थी, बस उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि उसका पूरा चेहरा किसी भारी चीज से पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। चेहरे पर खून का सिर्फ लाल रंग के अलावा बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस उस लाश की पहचान शिखा दुबे के रूप में हो चुकी थी। अब लड़की के पिता से पुलिस पूछती है कि क्या आपको किसी पर शक है। राम प्रकाश दुबे बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत कहते हैं कि कातिल वही है जिसके साथ वो भागी थी। नाम है दीपू यादव। जिसके बाद गोरखपुर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट को तुरंत ही हत्या की धाराओं में तब्दील कर देती है और हत्यारे की तलाश में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर शिखा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और बाद में उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। लेकिन बाद में जब शिखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। हालांकि शिखा के पिता इस रिपोर्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसलिए राम प्रकाश दुबे ने पोस्टमार्टम दोबारा करने का अनुरोध किया, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। खैर,
अब परिवार वाले आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और पुलिस पर दबाव बनाने लगते हैं। इस घटना से वहां के लोगों में काफी नाराजगी झलक रही थी, क्योंकि तब तक ये खबर मीडिया में तूल पकड़ चुकी थी और गुस्से से नाराज लोग तुरंत कार्यवाही की मांग कर रहे थे। जब पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखा और समझा, तो जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने के निर्देश दिए गए। पुलिस इस केस को लेकर अब और ज्यादा सक्रिय हो गई थी। पुलिस अब दीपू यादव की तलाश में और भी ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी। दीपू यादव के परिवार के साथ कड़ाई से पूछताछ की जा रही थी। गोरखपुर पुलिस इस केस की जांच को लेकर के दीपू के करीबी दोस्तों के बारे में पता लगाती है और 50 से ज्यादा दोस्तों और परिवार के लोगों से इस बारे में पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान एक दोस्त से मिली जानकारी से पता चलता है कि दीपू यादव यूपी के सोनभद्र शहर में हो सकता है। फिर क्या था, गोरखपुर पुलिस दीपू का फोटो लेकर निकल पड़ती है सोनभद्र। अब सोनभद्र में पुलिस दीपू के फोटो को लेकर तलाश में जुट जाती है और घंटों की मेहनत के बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है, जहां पर वो छुपकर अपना नाम बदल कर रह रहा था। अब गोरखपुर पुलिस साधारण ड्रेस में दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और दरवाजे को खटखटाती है। खटखटाने की आवाज को सुनकर अंदर से एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की दरवाजे को खोलती है और जब सादी ड्रेस में खड़ी हुई पुलिस उस लड़की के चेहरे को देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। गोरखपुर पुलिस को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों से जो चीज देख रहे हैं वो वास्तव में वही है या फिर वो कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मरी हुई शिखा दुबे ही थी। फिर क्या था, जब पुलिस कमरे के अंदर घुसती है तो वहाँ पर दीपू यादव भी मिल जाता है। गोरखपुर पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था कि जब मरने वाली लड़की शिखा दुबे जिंदा है तो जो लाश उन्हें मिली थी वो कौन थी। इस सवाल का जवाब सिर्फ दो लोग ही दे सकते थे, पहली शिखा दुबे और दूसरा था दीपू यादव। पुलिस दोनों को सोनभद्र से गोरखपुर थाने लेकर आती है और दोनों से पूछताछ शुरू करती है। दोनों से पूछताछ शुरू करने के बाद जो कहानी पता चलती है उसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सभी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी के पीछे दो और बड़े किरदार थे जिनके बारे में आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। दीपू और शिखा ने पुलिस को बताया कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों का घर आसपास में भी था, इसलिए उनके मिलने पर लोगों को शक हो गया था। जाहिर सी बात है कि जब पड़ोस वालों को इनके बीच के प्यार के बारे में पता चलेगा तो किसी न किसी तरीके से उनके परिवार वालों को भी इसकी जानकारी होनी बिल्कुल पक्की ही थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शिखा के परिवार में जब इसकी जानकारी हुई तो शिखा के पिता ने इसका सीधा विरोध किया। पिता ने साफ साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़के से शादी नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा होता है तो सब लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। पिता के ये हिदायत देने के बाद दोनों परेशान रहने लगे। दोनों एक दूसरे से मिलना तो चाहते थे, लेकिन अब उन्हें मिलने में काफी ज्यादा अड़चनें आ रही थी। और एक दिन दोनों ने घर वालों को बिना कुछ बताए 18 अप्रैल 2011 को एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। और शादी करने के बाद दोनों चुपचाप अपने घर में वापस आकर रहने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि घर वाले तो राजी होने से रहे। यदि घर छोड़कर भाग भी जाएं तो पुलिस केस होगा और वो पकड़े जाएंगे। दोनों फिर से अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए। इस केस में अब तीसरे किरदार की एंट्री होती है। ध्यान से सुनिएगा नाम को, जिसका नाम है सुग्रीव। सुग्रीव दीपू यादव का दोस्त था और एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी भी था। जब दीपू ने सुग्रीव से अपनी परेशानियों के बारे में बताया तो उसे वो एक उपाय सुझाव सुझाता है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी सुग्रीव ने बताया कि वो काम के सिलसिले में सोनभद्र जाता रहता है। वहाँ पर एक शादीशुदा लड़की है, उसका नाम पूजा है और उसकी उम्र करीब 25 से 26 साल के आसपास ही है और उसकी कद काठी भी बिल्कुल शिखा की तरह है। उसकी एक 3 साल की बेटी है और परिवार काफी गरीब है। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं, इसलिए वो एक बार मुझसे काम के सिलसिले में मिलने आई थी। ऐसे में हम उसे काम के बहाने गोरखपुर बुला सकते हैं। जब सुग्रीव ने पूजा का इतना जिक्र किया तो दीपू के दिमाग में एक काफी खतरनाक प्लान आ जाता है। प्लान के अंतर्गत सुग्रीव के कहने पर काम के सिलसिले में पूजा गोरखपुर तक आने को तैयार हो गई। उसे 3000 प्रति महीने देने का वादा किया गया और कुछ एडवांस भी दे दिया गया।
ऐसे में पूजा राजी हो जाती है और अपने परिवार से किसी को बुलाकर अपने 3 साल की बेटी को देख रेख के लिए सौंप देती है, ताकि गरीबी में उसकी कमाई हो सके और घर का खर्चा अच्छी तरीके से चल जाए। लेकिन बेचारी, उसे क्या पता था कि वो जहाँ जा रही है वहाँ से कभी लौट कर नहीं आ पाएगी। इसके बाद 10 जून की वो तारीख तय की गई। इस तारीख को सुग्रीव खुद एक ट्रक लेकर पूजा के साथ सोनभद्र से गोरखपुर के लिए चल देता है। इस ट्रक में उसका खलासी बलराम भी था और गोरखपुर पहुंचने के बाद सुग्रीव और उसका खलासी बलराम पूजा को यहाँ पर एक सुनसान कुसमी जंगल लेकर जाते हैं, जिसके बाद सुग्रीव ने शिखा और दीपू को भी इस बात की सूचना दे दी कि वे जल्दी से वहाँ पहुँच जाएं। दूसरी तरफ शाम के समय का टाइम था, जब शिखा मार्केट में कपड़े लेने के बहाने घर से निकलती तो है और घर से निकलने के बाद दोनों बाजार में जाकर शिखा के नाप के नए कपड़े भी खरीदते हैं, जिन कपड़ों का आगे चलकर वो क्या करते हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा। कपड़े खरीदने के बाद दोनों बैग में रखकर जंगल की तरफ चल देते हैं और वहां पहुंचने के बाद पूजा को ट्रक से दूर ले जाते हैं, ताकि जहां उसका मर्डर किया जाए वहां ट्रक के पहियों के निशान न मिल पाए। योजना के अंतर्गत सुग्रीव और दीपू दोनों मिलकर पूजा का गला दबाकर जंगल में ही उसकी हत्या कर देते हैं। पूजा की हत्या करने के बाद शिखा अपनी साजिश की शुरुआत करती है। अब शिखा मरी हुई पूजा के एक एक कपड़े को उतारती है और उसे अपने बैग में भर लेती है। इसके बाद शिखा जो कपड़े पहनकर आई थी, एक एक अपने कपड़े को उतारती है और जमीन पर पड़ी हुई पूजा यानी कि लाश को पहनाती है। यहाँ तक कि शिखा जिस काले धागे को हमेशा अपने गले में पहनती थी, उस धागे को भी उतारकर पूजा के गले में डाल देती है और अपनी चप्पल भी वहीं आसपास में छोड़ देती है। जिसके बाद शिखा मार्केट से लाई हुई नई चप्पल को खुद पहनकर तैयार हो जाती है, नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। अब पूजा पहनावे से बिल्कुल शिखा बन चुकी थी, लेकिन एक काफी बड़ी कमी थी, वो थी चेहरे की। पूजा के चेहरे को तो शिखा में नहीं बदला जा सकता था, लेकिन इसका भी एक उपाय था, जिसे उन लोगों ने पहले से ही सोच कर रखा हुआ था और इसी वजह से इन लोगों ने अपने पास एक लोहे की रॉड भी रखी हुई थी और उसी रॉड से सभी ने बारी बारी से पूजा के चेहरे को खराब किया, यानी कि तब तक उसके चेहरे पर वार किया जब तक कि पूजा का चेहरा पूरी तरीके से खून से लथपथ ना हो जाए। और अब पूजा का चेहरा बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो चुका था। उन्होंने इस तरीके से ये मर्डर किया था कि जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये लाश शिखा की लाश नहीं है। और अब मरी हुई पूजा को शिखा का रूप देकर सभी अलग अलग निकल जाते हैं। एक तरफ दीपू और शिखा वहां से सोनभद्र के लिए फरार हो जाते हैं, जहां जाकर वो एक किराए के कमरे में रहने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ सुग्रीव और उसका खलासी पूजा के शव को ले जाकर सिंघाड़िया के पास वाले जंगल में छोड़ देते हैं और हत्या में प्रयोग हथियारों को दूर की नहर में फेंक देते हैं और वो भी ट्रक लेकर गोरखपुर से निकल जाते हैं। इसके आगे की कहानी मैंने आप सभी को शुरू में ही सुना चुकी हूँ। इस पूरे ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस खुलासा करती है 21 जून को और शिखा को उसके पिता से मिलवाती है। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है। जिस बेटी का अंतिम संस्कार उन्होंने अपने हाथों से किया था, अब वो दोबारा उनके सामने जिंदा खड़ी हुई थी और वे शिखा के चेहरे को छू सकते थे। शिखा के चेहरे को छूने के बाद जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि वाकई ये मेरी बेटी शिखा ही है, तब उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि ये मेरी बेटी शिखा तो है, लेकिन ये मेरी वो बेटी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी मर चुकी है। खैर, दीपू और शिखा का बयान लेने के बाद पुलिस बाकी के 2 गुनहगारों यानी कि सुग्रीव और खलासी को भी गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन अफसोस है उस पूजा का, जो एक गरीब लड़की थी, अपनी 3 साल की बच्ची को छोड़कर गोरखपुर आई थी। बिना किसी के दुश्मनी के उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। जिस प्यार को पाने के लिए दीपू और शिखा ने इतना घिनौना अपराध किया, लेकिन ना तो उनका प्यार उन्हें मिला और ना ही एक इज्जत की जिंदगी मिली। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, अपने माता पिता को दुख पहुंचाकर क्या कभी कोई संतान सुखी रह सकती है? आपकी राय, आपके कमेंट, आपके विचार मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और अगर आप जज होते तो इस क्राइम की क्या सजा देते, वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आप सभी का हर एक सुझाव, हर एक विचार मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस घटना को, इस वीडियो को परिवार के हर एक सदस्य के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और देखते रहिए क्राइम अड्डा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। मिलती हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।